हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट वन में पढ़ेंगे, जो कि साइंस एंड तकनीकी के बारे में है, विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में दिया है। और इसके खंड ए या खंड आ में विज्ञान में सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में डिस्कस किया गया है, तो अपन भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रसायन विज्ञान को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो विज्ञान और रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हमारे आसपास व्याप्त पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातुएं, अधातुएं। यहाँ तक आज अपन कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा जो मेंस पेपर टू पार्ट बी है, उसके सारे लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है 2019 सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो आप ज़रूर देखें। इसके अलावा करंट अफेयर भी जून का पूरा हो गया है, 2 पार्ट में है लेकिन पूरा हो गया है, तो वो भी देखें। तो आज अपन विज्ञान में ये सारे पार्ट कवर कर लेंगे, और अगला जो पार्ट होगा वो होगा कार्बन और उसके यौगिक, अणु, परमाणु की संरचना, रासायनिक अभिक्रियाएं। साथ ही जितना मैं यहाँ पे ये नोट्स बनाया हूँ या फिर इसके अंतर्गत जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना ही आप रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को पढ़ें। इससे ज़्यादा आप केमिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर ये पीएससी के लिए नहीं होगा, या फिर आप भावनाओं में बह के इससे ज़्यादा पी केमिस्ट्री पढ़ भी लेंगे तो वो पूछा ही नहीं जाएगा। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी होगा। और इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले विज्ञान। तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। किसी भी पदार्थ का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इसकी डेफिनेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन, और इसी को विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है विज्ञान का, वो है प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं की क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। ये पूरा कंप्लीट है। अगर विज्ञान की परिभाषा 3 नंबर में पूछा जाता है तो आप यही लिखें, जिससे आपको 3 नंबर पूरी मिलने की संभावना रहे। और इसके अलावा ये स्कोरिंग पेपर है, इसमें अगर आप जैसा आप लिखते हैं तो उस हिसाब से आपको उतनी ही मार्किंग होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो विज्ञान है या फिर रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान है, इनमें बहुत कम ही रेयर चांस है कि 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जीव विज्ञान से तो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान से तो नहीं पूछे जाते। केमिस्ट्री से मैं बहुत कम ही पूछे जाते हैं 6 नंबर के, मॉडल्स वगैरह पूछते हैं, तो 3 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से ही 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो विज्ञान की परिभाषा है प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जो प्रकृति में मौजूद है, चाहे वो कुछ भी हो, लकड़ी हो, मेज़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, अगर उसके बारे में हम एक क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वो ज्ञान किसके आधार पर आधारित होना चाहिए? तर्क पर आधारित होना चाहिए, और इसके अलावा उसके प्रयोगों पर आधारित होना चाहिए। तर्क पर और प्रयोगों पर आधारित होना चाहिए, और इसके एक विशिष्ट गुण हम बता सकते हैं इन तर्कों के आधार पर या फिर उन प्रयोगों के आधार पर, और उसके व्यवहार का पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह से उसके रिएक्शंस होंगे, किस तरह से वो व्यवहार करेगी प्रकृति में दूसरे तत्वों के साथ। तो ये सारे जो अपन पता लगाते हैं वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। और विज्ञान के प्रमुख रूप से 3 शाखाएं मानी जाती हैं। एक है जीव विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, और भौतिक विज्ञान। तो जो अपन आज पढ़ेंगे वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंतर्गत जितने भी चीज़ें आती हैं उसको पढ़ेंगे, और जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को दिया है वो अपन को पढ़ना है, इससे ज़्यादा अपन को नहीं पढ़ना है। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? ये एक विज्ञान की शाखा है। तो रसायन विज्ञान को अलग शाखा क्यों बनाया गया, या फिर रसायन विज्ञान के बारे में अलग से क्यों सोचा गया कि ये एक विज्ञान की अलग शाखा हो सकती है? तो इसका एक महत्वपूर्ण क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसका जो परिभाषा है उसमें डिफरेंस का पता चलता है। परिभाषा ये है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थों के गुण, अलग अलग पदार्थों की आपस में क्रिया आदि का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो सिंपल सी जो भी पदार्थ हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं या फिर उनके जो अणु परमाणु हैं उनकी स्थिति या उनकी संरचना है, इसके अलावा पदार्थ किस किस तरह का व्यवहार प्रकृति के साथ अपना दर्शाएगा, या फिर किसी और उनके साथ उसकी क्रियाएं कैसी होंगी, ये सारी चीज़ों के लिए एक अलग सा ही विज्ञान का एक अलग ही शाखा बनाया गया है, जिसको कहा गया रसायन विज्ञान। उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है किसी भी पदार्थ के बारे में, तो इसलिए उसको अलग से एक शाखा बनाया गया है। इसी तरह भौतिक विज्ञान के लिए अलग से शाखा बनाया गया है, या अलग एक
पार्ट ही बनाया गया, और इसके अलावा जीव विज्ञान के लिए, जिसमें जीवों के बारे में, भौतिक विज्ञान के अलावा जो भौतिक हमारे चीज़ें हैं उनके प्रति के लिए। तो सिलेबस का पहला टॉपिक है 1.1 में हमारे आसपास व्याप्त पदार्थ। तो सबसे पहले तो हमको पदार्थ पता होना चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो वो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण पेन, किताब, लकड़ी और इसके अलावा जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान हो, यदि उसका द्रव्यमान होगा तो वो स्थान घेरेगी, और जो वस्तु अगर स्थान घेरेगी तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो ये दोनों ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तभी हम उसको पदार्थ मानेंगे। एक तो स्थान घेरने के लिए उसका स्थान घेरती है और दूसरा द्रव्यमान होना चाहिए, और वह पदार्थ कहलाएगा। और पदार्थ जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो छोटे छोटे कणों से बन के बने होते हैं। तो इन कणों के गुणधर्म क्या होंगे। कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ जो बना है या फिर जो भी धरती में पाया जाता है, पृथ्वी में पाया जाता है, वो कहीं ना कहीं सभी का निर्माण कणों से हुआ है। तो उन कणों की क्या क्या गुण होंगे, उन इसके अलावा वो किस तरह से उनकी संरचना होगी, इस बारे में भी अपन को जानना है। तो कणों के गुणधर्म। पदार्थ के कणों के बीच स्थित रिक्त स्थान होता है। कोई भी जो दो पदार्थ होते हैं, जैसे ये पदार्थ है तो एक ये कण हो गया, एक ये कण हो गया, दूसरा ये कण हो गया, तीसरा ये कण हो गया। तीन तीन इन चारों के बीच में जो ये जगह दिखाई दे रहा है, ये दो के बीच में जो जगह हो रही है, तो ये जगह होंगी कणों के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो भी पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। इसके अलावा पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं। ये गतिशील तो होते हैं और साथ ही साथ ये बंधे क्यों रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से आकर्षण बल से एक दूसरे को और अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसके अलावा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो वो कैसा होता है, मतलब किस में कम होता है, किस में ज़्यादा होता है। तो सबसे कम ठोस में होता है, ठीक है। इसके बाद गैस में अधिक होता है, ठोस से अधिक द्रव में होता है। और इसके अलावा सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होता है। तो गैस स्वाभाविक सी गैस के बीच में इस तरह से होंगी, कणों के बीच में बहुत कम ही अट्रैक्शन बल होगा। इसके अलावा जो द्रव हैं उनके बीच में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और द्रव के अलावा जो बचती हैं ठोस, ठोस में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, इसलिए ठोसों को अपन हाथ से किसी चीज़ के बिना नहीं काट सकते या तोड़ नहीं सकते। अगला है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब इस चीज़ को अपन को अगर महसूस करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है वो तापमान बढ़ाने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर आपको महसूस करना है, किसी पदार्थ की अगर गतिज ऊर्जा, मतलब कणों के बीच में गतिज ऊर्जा है, तो उस पदार्थ को आप गर्म करो तो वो पदार्थ का जो जैसे ठोस है, आप उसको गर्म करेंगे तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और वो लिक्विड फॉर्म में बढ़ जाता है, क्योंकि जो उसके कणों के बीच की आकर्षण बल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। धीरे धीरे कम हो जाता है तो वो मेल्ट होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है और धीरे धीरे द्रव के फॉर्म में आ जाता है। अगर उसको और ज़्यादा गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे गैस के फॉर्म में चला जाएगा। जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को आप गर्म करोगे तो वो पहले पानी बनेगा, पानी के बाद में वाष्पीकृत होने लगेगा, मतलब कि गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो गति होता है वो गैसों में होता है। गैस तो आप महसूस कर सकते हैं, उनके कण हमेशा ही गतिशील होते हैं, चाहे आप कमरे का देख लें या किसी सिलेंडर का देख लें या किसी भी जगह का। इसके अलावा द्रव का होता है, फिर इसके अलावा ठोस का होता है। तो ठोस में सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम गतिशील होता है, क्योंकि ठोस एक तरह से बंधे होते हैं और उनके बीच का आकर्षण भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है, और उनके बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो भी बहुत कम होता है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो इसमें जो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट जो है पांचवी अवस्था है बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसर। ये अपन को यहाँ नहीं पढ़ना है और ना ही हमारे किसी भी पीएससी के पेपर में पूछा जाएगा। हालांकि आप चाहें तो इन दोनों की परिभाषा परिभाषा देख सकते हैं। हमारे लिए मुख्य जो है वो है ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये 5 अवस्थाएं आपको याद होना चाहिए, 5 अवस्थाएं पूछी जा सकती हैं। 3 नंबर में तो 100%
पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो 5 होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसर। तो तीनों की अवस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो ठोस है, द्रव है, गैस है, तो उसकी जो संरचना है उस हिसाब से देख सकते हैं। जो ठोस है उसमें जो उसके जो कण होंगे या फिर उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह से व्यवस्थित होंगे, या उसके जो परमाणु होंगे वो इस तरह से व्यवस्थित होंगे। एक तरह से जो कण है वो एकदम से सीरियल्स में होंगे, एक ही पंक्ति में होंगे, एक लाइन में होंगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे होंगे, और उनके बीच में किसी भी प्रकार की गतिज ऊर्जा नहीं होगी, मतलब होगी पर बहुत कम होगी। पर द्रव में ऐसा नहीं है। द्रव के बीच में, कणों के बीच में स्पेस भी ज़्यादा होगा, इसके अलावा उनके बीच में गतिज ऊर्जा भी होगी, और साथ ही साथ वो जिस तरह से उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन होगा उस तरह से उनके बीच में गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। गैस गैस का कोई आकार आकृति नहीं होगा, उनके बीच में, गैसों के बीच में जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं, और उनके बीच में स्पेस काफ़ी होता है। उनके जो कण हैं उनके बीच में रिक्त स्थानों की बहुत भारी मात्रा होती है, तो वो फ्री स्पेस में अपने आप ही गति करते रहते हैं। तो यही है। तो ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार होता है, निश्चित विभाएँ होती। विभाएँ इन द सेंस, आप जैसे किसी पेन या किसी लकड़ी को कहीं पर रखते हैं तो वो अपना आकार चेंज नहीं करेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, या फिर लकड़ी का जो पार्टिकल है उसको आप जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगा, चाहिए आप उसको कहीं भी रख दें। इसके अलावा कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर यही होते हैं। इसके अलावा ये असंपीडीय होता है, मतलब इसको दबाया नहीं जाता है, इसके संपीडन नहीं होता। जिस तरह से ये होता है आकार उस तरह का होता है। अगर आप लोहे को लेके उसको दबाएंगे तो वो दबेगा नहीं, अगर अच्छा लोहा है तो। और इसके अलावा लोहा जिस तरह का भी है तो वो शेप तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि आप उसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते, उसके स्टेट को नहीं बदलते। ठीक है। इसके अलावा निश्चित आयतन होता है, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहिए आप उसको कहीं भी रखेंगे वो उसी तरह का व्यवहार दिखाएगा और अपनी स्थिति को बनाए रखेगा। जैसे एग्जाम्पल में आप अपने घर में ले सकते हैं, ईंट है, मेज है, पत्थर है, ये सारी चीज़ें, पेन है, ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं। इसके अलावा जो सेकंड स्टेट है वो है द्रव। द्रव में भी निश्चित आकार, अनिश्चित आकार, अनिश्चित विभा है। क्यों? क्योंकि द्रव को आप जहाँ भी रखेंगे वो उस चीज़ के या उस वस्तु के आकार का ही अपना शेप बदल लेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी विभाएँ हो जाएंगी। तो अनिश्चित आकार, अनिश्चित विभाएँ होती हैं। और इसमें जो गुण है वो बहाव का गुण पाया जाता है। जैसे ठोस में कठोरता होती है वैसे द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। ये कम संपीडीय होता है, मतलब इसका संपीडन तो होता है इसमें, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि इनके कणों के बीच में भी जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो जितना स्पेस कम होता है बस उतना ही आप इसको दबा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप दबा नहीं सकते। इसके अलावा निश्चित आयाम होता है, निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन होता है क्योंकि आयतन नहीं बदलेगा। आप अगर एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी को किसी दूसरे में भी रखेंगे तो जितना, अगर 1 लीटर है एक गिलास पानी, तो वो दूसरे में भी 1 लीटर ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे पानी और दूध। गैस, गैस में क्या है, सब कुछ अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होगा, विभाएँ अनिश्चित होंगी, बहाव का गुण तो होता ही होता है, और ये संपीड़ित ज़्यादा होता है। सबसे अधिक संपीड़ित कौन होता है? तो गैस होते हैं। सबसे ज़्यादा इनको इनके दबाया कौन जाता है? वो जाता है गैस को। आप अगर चाहते हैं तो गैस सिलेंडर का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा इसका अनिश्चित आयतन होता है। अनिश्चित आयतन कैसे हुआ? तो अनिश्चित आयतन ऐसा है कि मान लो एक गैस है, मान लो गैस के सिलेंडर में 14 लीटर का गैस का सिलेंडर है, उसमें भरा गया। अब उस 14 लीटर गैस को आप एक रूम में छोड़ दो तो वो रूम के बराबर भी भर जाएगा। आप उसको जाके किसी बड़े गोडाउन में छोड़ते हो तो वो उसके बराबर हो जाएगा, मतलब उसका आयतन फिक्स नहीं है। बस उनके बीच में स्पेस बढ़ती जाएगी, कणों के बीच में वो अपना आयतन बढ़ाता जाएगा, तो उसका आयतन भी फिक्स नहीं है। तो 3 अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है: ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा जो 2 अवस्थाएं और हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 नंबर में ये जरूरी है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो किस 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 तरीके से अपन पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? तो तापमान बढ़ा के, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तापमान में बदलाव करके कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई ठोस है उसको द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में बदला जा सकता है। जैसे बर्फ़ है उसको पानी और वाष्प में बदला जा सकता है। कैसे? तो बर्फ़ 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, -4 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ़ बन जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या बनता है? लिक्विड बन जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता है? वो वाष्प बनता है। तो जैसे ही आप बर्फ़ के टुकड़े को लेंगे, उसको गर्म करेंगे, तो जैसे ही उसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, पूरा का पूरा जो बर्फ़ है वो लिक्विड हो जाएगा। और जैसे ही उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो वाष्प हो जाएगा।
इसके विपरीत भी अपन कर सकते हैं। जैसे वाष्प है, उसको अगर उसका टेम्परेचर कम करते 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 0 डिग्री पे ले आए तो पानी का ही अगर वाष्प है तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, और जैसे उसको -4 में करेंगे तो वो ठोस फॉर्म में बदल जाएगा। तो तापमान को बढ़ा के या तापमान को घटा के इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, दो चीज़ें। इसके अलावा जो दो फॉर्म है वो एक है दाब के बदलाव से। अगर आप तापमान के अलावा किसी के प्रेशर में भी बदलाव करते हैं तो भी उसकी स्थिति में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब वो किस तरह लाया जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे ठोस द्रव गैस है, तो गैस को अगर बहुत ज़्यादा संपीड़ित करते हो और बहुत ज़्यादा संपीड़ित होगा तो वो द्रव फॉर्म में बढ़ जाएगा। मान लो आप 14 लीटर गैस को लेकर एक 5 लीटर की टंकी पे भर देते हैं, तो 5 लीटर की टंकी पे भरेंगे तो वो जब एक स्टेट के बाद से उनके बीच की स्पेस कम हो जाएगा, कणों के बीच के, तो कणों के बीच की स्पेस कम हो जाएगा तो धीरे धीरे इतने पास आ जाएंगे कि वो गैस फॉर्म में न रह के लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। ऐसे सेम अगर किसी गैस को इतना ज़्यादा संपीड़ित करो तो वो ठोस में भी बदल सकता है। जैसे कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, वो डायरेक्ट किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। तो ये किस कैसे संभव होता है, तो ये होता है संपीड़न से। संपीड़न मतलब दबाव से। जितना अधिक आप प्रेशर बढ़ाओगे उनकी स्टेट में चेंजेस आएंगे। तो दो प्रकार से किसी भी पदार्थ की स्टेट में चेंजेस ला सकते हैं, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर, मतलब कि तापमान और दाब। इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अब जब किसी पदार्थ का स्टेट बदलेगा, उसकी अवस्था बदलेगा, तो तापमान पर कैसे, मतलब तापमान का कैसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तापमान से ही अपन बदल सकते हैं, और दूसरा दबाव से बढ़ सकते, प्रेशर से बदल सकते हैं। तो तापमान से जब बदलेंगे तो उसके गलनांक बिंदु पर क्या होगा, तो किसी, ये एक तरह से डेफिनेशन भी है, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। तो जैसे आप किसी ठोस को तापमान बढ़ाएंगे तो ठोस अवस्था को छोड़कर वो जैसे ही द्रव में पिघलेगा, तो जिस पॉइंट पर वो द्रव में बदलने लगेगा वो पॉइंट ही गलनांक बिंदु कहलाएगा उस ठोस का। इसके अलावा संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये 3 नंबर में ये डेफिनेशन 100% पूछा जा सकता है कि प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है। तो प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है कि मान लो आपने वायुमंडलीय प्रेशर, जो दाब है, नॉर्मल दाब है, उसमें आपने 1 किलोग्राम उसी ठोस को, जिस ठोस का आपको प्रसुप्त ऊष्मा पता करना है, उसको ले लिया, और इसके बाद उसको इस तरह से, मतलब उसमें इतना ताप ताप बढ़ाया कि वो जो ठोस था अब टेम्परेचर की वजह से क्या बन गया, लिक्विड फॉर्म में बदल गया। तो जितना ऊष्मा खर्च होगा 1 किलो ठोस को द्रव में बदलने के लिए, जितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो ऊष्मा ही उस संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। आगे है क्वथनांक बिंदु। तो किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। इंपॉर्टेंट यही है कि क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं। तो जैसे ही किसी द्रव का वह अवस्था, मतलब द्रव का वह स्टेट, जैसे ही वो द्रव अवस्था को छोड़कर गैस में बदलता है, वही अवस्था क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है उस द्रव के लिए। ठीक है। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, मतलब गुप्त ऊष्मा क्या होती है वाष्पीकरण की, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं। जैसे प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है, किसी ठोस को लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। सेम वाष्पीकरण के लिए कि 1 kg जितने भी लिक्विड है उसको जिस बिंदु या जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है किस में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब ये भी पूछा जाता है, और इसके अलावा इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊर्ध्वपातन क्या कहलाता है। ठीक है। तो पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये याद रखना है कि कोई भी ठोस सीधे द्रव में बदले बिना ही सीधे किस में बदल जा रहा है, वो गैस में बदल जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऐसे निक्षेपण इसके जस्ट अपोजिट है। गैस सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को ही, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को ही निक्षेपण कहते हैं।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कपूर नैप्थलीन की गोलियां। मतलब गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये आप जो डायग्राम है इसको याद रखने की कोशिश करें। इसमें क्या है? द्रव, ठोस और गैस। तो जैसे ही जैसे इसमें परिवर्तित होगा तो वो सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। और कोई भी गैस अगर ठोस में सीधे बदल जाता है, मतलब द्रव की अवस्था में आए बिना ही सीधे गैस से ठोस और ठोस से गैस, तो निक्षेपण कहलाएगा। अब द्रव से अगर गैस में बदलता है तो क्या होगा? वाष्पीकरण कहलाएगा। और गैस से द्रव में बदलेगा तो संघनन कहलाएगा। अब द्रव से अगर ठोस में बदलता है तो कोई पदार्थ, तो उसको जमना कहते हैं। और ठोस से द्रव में बदलता है तो क्या कहलाता है? संलग्न कहलाता है। तो ये अगर डायग्राम आपको याद रहेगा तो इसका डेफिनेशन भी आप आराम से लिख लेंगे। तो अभी जो अपन पढ़े थे वो पढ़े थे कि तापमान से क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, परिवर्तन करने से क्या क्या उसके अवस्था में परिवर्तन होगा और किस तरह से होगा। अब दाब के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाएगी। ठीक है। तो दाब बढ़ाने से कण नज़दीक आते हैं और दाब घटने से कण दूर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेशर की इफेक्ट ही पड़ता है। सिलेंडर ही सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका कि आप उसको जैसे संपीड़ित करते हैं किसी गैस को लेकर, तो उसके बीच के जो कण हैं उनके सबसे जो कण के बीच की स्पेस है वो धीरे धीरे कम होगा। जितना कम होगा उतने ज़्यादा वो करीब आएंगे और एक टाइम के बाद इतने करीब आ जाएंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में शो करने लगेंगे आपको, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में दिखाई देंगे और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट ही हो जाएगा। आगे है वाष्पीकरण। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण की परिभाषा ही पूछा जाएगा तो ये क्या है? यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण क्या होता है? वो किसी भी लिक्विड या किसी भी जो द्रव होता है उसकी सतह पर ही होता है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह में के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो सतह का क्षेत्रफल, जितना कम क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना कम होगा। तापमान जितना कम होगा वाष्पीकरण उतना कम होगा। आर्द्रता, जितनी भी वायुमंडल की आर्द्रता कम होगी उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। इसके अलावा वायु की गति, जितना ज़्यादा वायु की गति होगी उतना अधिक वाष्पीकरण होगा। तो ये उसको प्रभावित करने वाले कारण हैं। और वाष्पीकरण क्या होता है? तो एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जो कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। किसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। वाष्पीकरण से शीतलता। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा भी हानि होती है और वाष्पन शीतल हो जाता है, मतलब वातावरण वहाँ का आसपास का शीतल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वाष्पीकरण हुआ। तो कोई भी वाष्प का कण है जो वाष्पीकृत होकर ऊपर ही जाएगा तो वहाँ के आसपास का जितने भी कण है वो आसपास के ऊर्जा जो है वातावरण है उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे तो वहाँ पर ऊर्जा की कमी होगी, मतलब टेम्परेचर की कमी महसूस होगी। और टेम्परेचर की कमी महसूस होगी तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा? ठंडा महसूस होने लगेगा। वातावरण में ऊर्जा की हानि होगी तो वो क्षेत्र क्या हो जाएगा? ठंडा महसूस होने लगेगा। तो यह है वाष्पीकरण से शीतलता आती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये पहला जो अपन पॉइंट था वो ख़त्म होता है यहीं पर, जो कि पदार्थ था। और पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, पदार्थ में कणों के क्या गुण होते हैं और इसके अलावा पदार्थ किसे कहते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है सिलेबस में वो है तत्व यानी एलिमेंट। अब यहाँ से थोड़ा प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो फैक्ट बेस्ड होती हैं, क्योंकि ये पूछा भी जाता है। हालांकि इससे पहले भी जितने भी डेफिनेशन है वो भी फैक्ट बेस्ड में पूछ लिया जाता है। तो तत्व क्या आता है? ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो रॉबर्ट बायल ने 1661 में दिया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि तत्व किसने दिया था? रॉबर्ट बायल ने दिया था। और कब दिया था? 1661 में। तो आपको नाम तो याद होना चाहिए, रॉबर्ट ने दिया था एलिमेंट। ठीक है। और आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जो जनक हैं उसे लैक्सियर को कहते हैं। ये दोनों ही प्री के लिए फैक्ट हैं, मतलब पीटी फैक्ट हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अब तत्व क्या होता है?
तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। कण या परमाणु के रूप में हो सकते हैं, मतलब इकाई जो होता है किसी भी तत्व का इकाई स्वरूप या इकाई कण ही क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, जिसमें प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। जैसे कि ऑक्सीजन, डायमंड, ग्रेफाइट ये तत्व हैं और इनके जो परमाणु हैं उनकी एक ही जैसे क्या होती हैं, आवेश होते हैं। इनके अलावा एक ही वजह से आकर्षण बल होते हैं और एक ही जैसे उनके गुणधर्म होते हैं। तो तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का वह रूप है जिसमें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको तत्व कहते हैं। कुल मिलाकर परमाणु को ही तत्व कहा जाता है। तो तत्व के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में होता है एल्यूमिनियम, ठीक है, इसके अलावा सोना, चांदी और लोहा। और जो द्रव है उसमें होता है पारा और ब्रोमियम। ब्रोमियम क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है, यह भी आगे भी बात अपन करेंगे। और गैस में होता है हीलियम, ऑक्सीजन और नियान। और IUPAC ये संस्था है जो कि नामकरण करती है, उसके अनुसार अभी तक कितने तत्व खोजे गए हैं, तो 118। ये भी पीटी में पूछा जा सकता है कि कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है, तो 118 तत्वों की खोज अभी तक की जा चुकी है। तत्व के बाद अगला जो पॉइंट है वो है धातु और अधातु, ठीक है। तो धातुएं किसे कहते हैं, वे तत्व धातुएं जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनयान बनाए के प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। ये इसका डेफिनेशन है कि वो सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की गुण रखते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। कोई भी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसके पास क्या होगा, धनयान ही होगा, धन आयन ही होगा। और धन आयन रखने की जो प्रवृत्ति है वही उसको क्या बताता है, धातुएं बनाता है। आवर्त सारणी में दाएं कोने को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं और उनकी संख्या कितनी है, 90 है। अभी अभी तक जो जितने धातु खोजे गए हैं उनमें उनकी संख्या कितनी है, 90 हैं। अब इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, क्योंकि किसी तत्व के भौतिक रूप से आप देख कर या उनके भौतिक गुणों के हिसाब से भी तो बता सकते हैं कि वो तत्व है कि नहीं है। तो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, जनरली क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। अपवाद हमेशा याद रखना, ये सारे पीटी में पूछे जाते हैं। तो जो धातु है वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन अपवाद क्या है, पारा है, मरकरी है, ये क्या अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण धात्विक चमक होती है। जितने भी धातु होंगे उनमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगी और इसी के कारण उसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है। दूसरा क्या है, समानतः कठोर होते हैं। अपवाद है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये क्या होते हैं, नरम होते हैं। तो अपवाद तो आपको हर चीज़ का याद रखना है क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन बनते हैं। आघातवर्धनी मतलब इनको पीटने पर ये चादर के रूप में बदल जाते हैं, मतलब पतली फिल्म या चादर के रूप में बदलते रहते हैं, ना कि टूटते हैं। तो सबसे अधिक जो पतली चादर के रूप में बदलता है, आघातवर्धनी होता है, वो होता है सोना, फिर होता है सिल्वर। तन्यता मतलब इन पे तार बहुत लंबे बनाए जा सकते हैं, जितने अधिक लंबा तार इनको बनाया जा सकता है वो बनेंगे। सोना से सबसे अधिक बनाया जाता है और ये जो 1 ग्राम है सोना, उससे 200 मीटर तार बनाया जा सकता है। अपवाद है सोडियम और बिस्मथ, इनसे नहीं बनाया जा सकता, इनमें तन्यता नहीं पाई जाती। तो ये आपको याद रखना है। आगे है उष्मा के सुचालक। ये अच्छे सुचालक होते हैं और सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो होता है सोना और तांबा। और कुचालक होता है सीसा और पारा, ठीक है, मतलब मर्क्यूरी। और विद्युत के सुचालक कौन कौन से हैं, तो जो सोना है सबसे अच्छा सुचालक है। और ध्वनिक मतलब इनको पीटने पर विशिष्ट रूप से ध्वनि आपको सुनाई देगी, ना कि ये एकदम से मतलब फूटने टूटने की आवाज़ नहीं आएगी और ना ही वो टूटेंगे। तो इनकी ध्वनि पीटने से उत्पन्न होती है। और घनत्व उच्च होता है सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। इनका गलनांक उच्च होता है, अपवाद गैलियम और सीजियम के गलनांक कम होते हैं। तो इन जितने भी इसके धात्विक गुण हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, भौतिक गुणों में इनके जो अपवाद हैं वो है, जैसे कि कमरे के तापमान पर मरकरी या तो पारा क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये धात्विक चमक रखते हैं। जब कठोर की बात आएगी तो अपवाद इनमें है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। पीटने में पतली चादर के रूप में बन जाते हैं, जैसे सोना है। तन्यता सबसे अधिक किसकी होगी, ये भी पूछा जा सकता है प्री में, तो होता है सोने का। अपवाद क्या है जिनकी तन्यता नहीं होती, वो होती सोडियम और बिस्मथ। बिस्मथ को आपको याद रखना है।
उष्मा के सुचालक अच्छे सुचालक होते हैं, इसमें सबसे अच्छा सोना और कॉपर होता है। कुचालक होते हैं सीसा और पारा। ठीक है। विद्युत के सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, तो होता है सोना। ध्वनिक पीटने विशिष्ट ध्वनि आएगी और घनत्व तो उच्च होता है सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। और गलनांक, गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन अपवाद में गैलियम और सीजियम है। जैसे गैलियम है तो उसके नाम पे गैलियम है, तो आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसका जो गलनांक है वो उच्च नहीं होगा। अब थोड़ा सा ये बॉक्स है, बॉक्स में क्या पीटी फैक्ट के रूप में है। तो जो फ्रांसियम है वो रेडियोधर्मी धातु है, रेडियोधर्मी द्रव धातु है। इसके अलावा सीजियम जो है वो है प्रकाश विद्युत सेल। तो ये दोनों याद रखना है क्योंकि ये प्री में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा टंगस्टन, टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। और टंगस्टन की यूज कहाँ होता है, तो बल्ब में होता है। किसका बल्ब में कहाँ होता है, तो फिलामेंट बनाने में। और इसका गलनांक क्या होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये किस खदान में मिलता है, तो ये मिलता है राजस्थान के डोगाना भावरी खदान में मिलता है। ये खदान भी पूछा जाने लगा है आजकल प्री में, तो आपको याद होना चाहिए राजस्थान के डोगाना भावरी खदान में मिलता है। इसके अलावा अधातुएं, वे सभी तत्व जिनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है अधातुएं कहलाते हैं। ऋण आयन बनाती हैं। और इनकी कुल संख्या अधातुओं की कितनी है, तो 22 है। इसमें से 10 ठोस हैं, 11 गैस हैं और एक द्रव अवस्था में। अपवाद जो है द्रव अवस्था में वो है ब्रोमियम, और ठोस व गैस अवस्था में होती हैं। मतलब जितने भी धातुएं हैं वो ठोस या द्रव अवस्था में होती हैं। जब अपवाद है ब्रोमियम, वो कितने में होता है, तो होता है द्रव अवस्था में। इसके अलावा अब इनके भौतिक गुण, तो भौतिक गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे धातुओं के भौतिक गुण होते थे वैसे अधातुओं के भौतिक गुण, ये ठोस या गैस अवस्था में होते हैं। ठीक है। अपवाद ब्रोमियम मैंने बता दिया है कि द्रव में होता है। इसके अलावा ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। अपवाद ग्राफाइट, ग्राफाइट को तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि अधातु जो विद्युत की सुचालक है तो ग्राफाइट है। विभिन्न रंग की होती हैं, जैसे क्लोरीन होता है वो हरा पीला कलर का होता है, वैसे ही पोटेशियम गुलाबी होता है। और सल्फर जो होता है वो पीला होता है। तो ये है फास्फोरस गुलाबी और सल्फर जो होता है पीला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चमकीली है वो ये नहीं होते क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो चमक नहीं पाया जाता। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो क्या होते हैं इन पे जो चमक होती है वो नहीं होता। लेकिन इसमें भी अपवाद है। अपवाद क्या है, आयोडीन और डायमंड, इनमें क्या होते हैं, चमक पाया जाता है। तो यही पूछा जाता है अपवाद में। तन्य, इन पे बिल्कुल तन्यता नहीं पाई जाती, ध्वनिक बिल्कुल नहीं है, अगर इनको आप पीटोगे तो टूट जाएंगे। और इसके अलावा इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो कम होता है। अपवाद क्या है, बोरान और कार्बन ही क्या होता है, इनका अधिक होता है। हीरा और ग्रेफाइट जो है इनका गलनांक अधिक होगा। अपवाद में इनको आप याद रख सकते हैं और यही पूछे जाएंगे प्री में। आगे जो है वो है उपधातु, वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं क्या जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। संख्या क्या है इनके, 6 हैं। जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, टेलोरिन है और एंटीमनी है। ये 6 के 6 हैं, ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। और ये 6 के 6 से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से उपधातु कौन है या इनमें से उपधातु कौन नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा है प्रतीक, तत्वों को संकेत के रूप में लिखना ये प्रतीक कहलाता है। और ये 1813 में बर्जिलियस ने इसको दिया था, प्रतीक कैसे लिखेंगे। तो प्रतीक जो लिखते हैं अपन वो तत्व के, वो लिखते हैं लैटिन, ग्रीक या जर्मन, ये तीनों भाषाओं के आधार पर ही उनके प्रतीक को लिखा जाता है। जैसे तत्व आयरन, आयरन को लैटिन में क्या कहा जाता है, फेरस कहा जाता है, तो उसका एफी से देखा जाता है। कॉपर को क्यूप्रस कहा जाता है, इसलिए उसका जो प्रतीक चिन्ह है सीयू है। सोना को ओरम कहा जाता है, इसलिए एयू है। सिल्वर को अर्जेंटम कहा जाता है, इसलिए एजी है। और इसी तरह मतलब मरकरी को हाइग्रेशियन कहा जाता है, इसलिए एच जी है। सोडियम को नोडियम कहा जाता है, इसलिए एन ए है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो संकेत हैं ये आपको आने चाहिए। हालांकि संकेत तो आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन अगर प्रतीक के रूप में बताया जाता है या आपको प्रतीक की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। कम से कम 3 एग्जाम्पल्स तो आपको आने चाहिए कि किस तरह से प्रतीक डिसाइड होते हैं और किसने दिया था। 1813 में ब्रिजिलियस ने दिया था प्रतीक, तो इम्पॉर्टेंट है ये प्री के लिए। अब आगे जो है वो है धातुओं के रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, यही इसके धातुओं के रासायनिक गुण है। तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे जो
समीकरण दिए हैं, यही समीकरण आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। Na+O2 तो 2Na2O, ये सॉलिड स्टेट में होगा, फिर गैस होगा, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सॉलिड स्टेट में 2Mg+O2 2MgO। तो ये कुल मिला के ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है और याद रखना है। इसके अलावा धातुओं में ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, ये पानी के साथ क्रिया करके क्षार देते हैं। तो जो ऑक्साइड बनेंगे वो कौन सी प्रवृत्ति के होंगे, वो होंगे क्षार की प्रवृत्ति के। ठीक है, अम्ल क्षार अपन आगे इस टॉपिक में है तो वो अपन पढ़ेंगे। तो क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, जो पानी के साथ क्रिया करके क्या देंगे, क्षार देंगे। इसके अलावा अम्लों के साथ क्रिया, तो अधिकांश धातु साधारण अम्लों के साथ घुलकर H2 गैस बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं अम्लों के साथ क्रिया करके। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे Mg है 2HCl, तो MgCl2 ये वो प्रोडक्ट बनाएगा और गैस कौन सा देगा, तो हाइड्रोजन H2 गैस यहाँ से मुक्त होगा। Zn+H2SO4, तो ZnSO4 और H2 गैस यहाँ से भी मुक्त होगा। तो अम्ल जो कि अम्लों के साथ क्रिया होगी किसी धातु का, तो वो वहाँ से क्या देगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा। इसके अलावा धातुओं की जल के साथ क्रिया, तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, जैसे 2Na+2H2O, तो 2NaOH ये प्रोडक्ट बनेगा और H2 गैस यहाँ से भी मतलब क्या होगा, रिलीज होगा। और जो OH है ये हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2K+2H है, तो 2KOH+H2, तो H2 गैस यहाँ से भी निकलेगी और OH हाइड्रोक्साइड मिलेगा, किसके साथ मिलेगा, जल के साथ क्रिया। तो इम्पॉर्टेंट है रासायनिक गुणों में, रासायनिक गुणों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगे। इसके अलावा इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, क्षारीय होंगे, ये पानी के साथ क्रिया करके क्षार देंगे, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, अम्लों के साथ क्रिया करेंगे तो क्या, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे, और धातुओं की जल के साथ क्रिया होगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी मुक्त करेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट इनके रासायनिक गुण हैं। इसके अलावा आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संक्षारण यानी जंग लगना। तो जंग लगना किसे कहते हैं, तो धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, यह प्रकृति उनके भौतिक और रासायनिक गुणों को क्षति पहुंचाते हैं, यही है जंग लगना। ठीक है, कोई भी जो धातु है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है, और ऑक्साइड बनाता है तो क्या उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनको क्षति पहुंचती है, और इसके अलावा उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण के अलावा वो धातु को ही क्षरण होना शुरू हो जाता है, तो इसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण में क्या है, लोहे में अगर जंग लगता है तो उसके वेट बढ़ता है, बाकी सभी चीज़ों में अगर जंग लगेगा तो उनका वेट कम होगा, ये एक फैक्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जंग लगने का जो फॉर्मूला वो यही है, Fe+X H2O+O2। ठीक है, तो वो बन जाता है Fe2O3 .XH2। तो यही है जंग लगने का फार्मूला, और यही है यहाँ पे जो X है वो हाइड्रोजन यानी कि जल की जो मात्रा है उसके लिए है, कि कितनी मात्रा में जल उसके साथ इफेक्ट करता है, और वैसी ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करके क्या बना लेते हैं, तो ऑक्साइड्स बना लेते हैं। किसी भी जगह या किसी भी धातु में जंग लगने के लिए जो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो नमी का होना, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ये दो चीज़ें नहीं होंगी तो वहाँ पे जंग नहीं लग सकता उस धातु में। अब धातुओं के इस क्षरण को बचाने के लिए कौन कौन सी विधियाँ, मतलब निवारण कौन कौन सी विधियाँ, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब पूरे संक्षारण ही पूछा गया है, तो आपको इम्पोर्टेंट है इसके फार्मूला और इसके जंग लगने के लिए कौन कौन सी स्थिति या फिर जरूरी कंपलसरी होंगी तो उनको जंग लगेगा। इसके अलावा संक्षारण के लिए निवारण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप किसी को जंग लगने से बचाने के लिए उस धातु को क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ताकि उसका जो कांटेक्ट है ऑक्सीजन से वो हट जाए, क्योंकि बीच में पेंट आ जाएगा तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तेल व ग्रीस भी लगा सकते हैं, तेल और ग्रीस लगा, कुल मिला के ऑक्सीजन और नमी से उसको कांटेक्ट अपन को तोड़ना है, ताकि वो जंग लगना उसका रुक सके, जो उसका क्षरण है वो रुक सके। तो कैसे कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी है, आप उसको पेंट कर दें तो उस पर कोई कांटेक्ट नहीं होगा ऑक्सीजन के साथ, अगर आप तेल या ग्रीस लगा देंगे तब भी कांटेक्ट नहीं होगा। गैल्वेनीकरण करेंगे, इसका गैल्वेनीकरण का मतलब क्या होता है, इस विधि में लोहे या धातु की बनी चीज़ों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको गैल्वेनाइज या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये कहाँ आप देखेंगे, तो ये देखेंगे आप जो छत पे जो चादर लगाया जाता है उस पर देखेंगे, या अभी नए नए कलर्स में जो चादर आ रहे हैं वो गैल्वेनीकरण किए हुए चादर ही आते हैं। इसके अलावा आप मिश्र धातु बना दें, मिश्र धातु अगर बना देंगे उन धातुओं के जो कि क्षरण हो रहे हैं या फिर जिनको जंग लग रहा है, तो अपने आप ही कम हो जाएगा।
अब आते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर ये जलाने पर अपने ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे S+O2 SO2, C+O2 CO2, 2H2 + O2 2H2O। तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। और नाइट्रोजन O2 से अभिक्रिया करके ऑक्साइड श्रेणी बनाती है। और सबसे जो ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, इसको आप सुन लेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। और जो अधातु उनके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो वो होती है अम्लीय। जैसे धातु को होती क्षारीय और अधातु को होती अम्लीय। आपको याद होना चाहिए CO2 + H2O। तो H2CO3 कार्बनिक अम्ल तो अम्लीय होते हैं इसके। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि एग्जाम में प्री में खासकर पूछे जाते हैं कि कैसे कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ की सबसे ज़्यादा किसे कौन सा मिलता है पृथ्वी में, ये दूसरे नंबर में कौन मिलता है? तो ये श्रेणी आपको याद होना चाहिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फेरिस और इसके अलावा कैल्शियम। ये चारों जो पाँचों हैं इसके आपको इम्पॉर्टेंट मतलब श्रेणी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है 46.6%, फिर सिलिकॉन मिलता है 27.72%। इसके अलावा एल्युमिनियम मिलता है 8.13%, फेरस मिलता है 5% और कैल्शियम मिलता है 3.8%। तो इसमें कम से कम ऑक्सीजन और सिलिकॉन के आपको परसेंट तो याद ही होना चाहिए कि 46.6% ऑक्सीजन है और 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन और अधातु है। सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑक्सीनियम, और ये धातु है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम। और द्रव धातु कौन है? तो पारा। और द्रव अधातु कौन है? तो ब्रोमियम। ये सारे वन लाइनर फैक्ट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो वो है सीजियम। सबसे क्रियाशील अधातु है तो फ्लोरीन। और सबसे अधिक तन आघातवर्धनी धातु वो है सोना। हड्डियों और दांतों में क्या पाया जाता है? तो सबको ही पता होगा, कैल्शियम। सर्वाधिक विषैली धातु है प्लूटोनियम Pu। और कैरोसिन में रखा जाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है सोडियम। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि एक नंबर में कहाँ पूछा जाता है? प्री में पूछा जाता है। जो अगला टॉपिक है वो है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं और यौगिक के कौन कौन से गुण हैं? तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित भार अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, यह बना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखना है वो है निश्चित भार और ये निश्चित अनुपात। निश्चित अनुपात और निश्चित भार, इसका वेट निश्चित होगा और अनुपात भी निश्चित होगा। इनके क्या रासायनिक संयोग से बने हुई चीज़ को ही अपन क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कार्बनिक यौगिक, दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो ठीक है, तो जैसे जल है H2O, इसका एग्जाम्पल है यौगिक के। और नमक है NaCl, चीनी है C12H22O11। ये सारे यौगिक हैं। और यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, जैसे कि H2O है। अब अगर इनके जो भी जिससे मिल के बना है अगर उसको आप देखेंगे तो एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन क्या करता है? वो जलती है, मतलब हाइड्रोजन को आप जलाएंगे तो जलेगा। और ऑक्सीजन क्या है? जलाने के लिए सहयोग करता है, एक तरह से किसी चीज़ को इनिशिएटिव है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर इन दोनों का जो अवयवी या यौगिक बनता है H2O, वो क्या करता है? आग बुझाता है। उसका गुण जो इनके डिफरेंट डिफरेंट गुण है उससे भिन्न होता है। ये बताया गया है कि यौगिक के भौतिक व रासायनिक गुण इसके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक के सूत्रों के प्रकार, तो सूत्र कितने प्रकार से होते हैं? तो होते हैं मूल अनुपाती सूत्र। पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो CH2O, ये इसका मूल अनुपाती सूत्र है। अभी तो बैलेंस किया जाता है ना कि कितने परमाणु कितने परमाणु कार्बन के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन इनके जो मूल रूप से किससे बना था? CH2O, इससे बना। बेंजीन C6H6 और CH इसका मूल सूत्र है। तो ये होता है मूल अनुपाती सूत्र। ये पूछा जा सकता है कि यौगिक के सूत्र के कितने प्रकार होते हैं। आगे होता है अणु सूत्र। तो वह सूत्र जो पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है, क्या कहलाता है? अणु सूत्र कहलाता है। तो ये जैसे ग्लूकोज है C6H12O6।
ये अणु सूत्र है उसका। और संरचना सूत्र वह सूत्र जो यौगिक के परमाणुओं की संख्या का बोध कराता है। जैसे H2O, तो इसमें O और H दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसमें H तो अपने आप में मतलब इनकी जो संरचना है उसके बारे में बताते हैं। तो इसके संरचना सूत्र हो गया, मूल अनुपाती सूत्र, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। आगे है मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में उनका भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है। इसका अनुपात निश्चित नहीं होता, ठीक है, और किसी भी पदार्थ के साथ वो मिश्रित हो सकते हैं। इनका भौतिक संयोजन, वो जो यौगिक था वो क्या था, रासायनिक संयोजन, और ये क्या है, भौतिक संयोजन, ठीक है। जैसे वायु, मृदा, खनिज, यूरिया, चीनी का जल में घुलना, ये सारे के सारे मिश्रण हैं, अशुद्ध पदार्थ हैं तथा इसमें घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता। मिश्रण को सरल भौतिक विधियों द्वारा अलग पृथक किया जा सकता है। यही है, मिश्रण को सिंपल से आप भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अलग किए जा सकते हैं, लेकिन जो मिश्रण है उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक जो है उनको अलग नहीं कर सकते। अब इसमें होता है मिश्रण के प्रकार। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो बहुत बार कन्फ्यूजन करता है, जो घुलता है, जिसमें घुलता है कोई चीज़, उसे कहते हैं विलायक, और जो घुल रहा है उसमें वो होता है विलेय। तो विलायक जो होगा वो ज़्यादा होगा, विलेय जो होगा वो कम होगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार कन्फ्यूजन कर देता है। तो संगठन मतलब विलायक वैसे भी लिखोगे तो बड़ा लिखेगा, तो विलायक मतलब ज़्यादा, और विलेय मतलब छोटा, मतलब विलेय छोटे लिखोगे ना तो छोटा, जो कम होगा वो विलेय होगा और जो बड़ा होगा वो विलायक होगा। समांगी मिश्रण संगठन समान होता है, अर्थात मिश्रण के घटक एक दूसरे से पूर्णतः विलय होते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें एक दूसरे पर पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, अर्थात इनके जो घटक होते हैं वो समांगी होते हैं। इसके अलावा जल में नमक, मेथनॉल व जल, मृदु पे टूथपेस्ट, ये इसके उदाहरण है। वास्तविक विलयन भी कहा जाता है किसको, समांगी मिश्रण को वास्तविक विलयन, ठीक है। और विलय कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। जो विलय कण होते हैं उनका व्यास कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसके अलावा विषमांगी मिश्रण, तो इसके घटक असमान होंगे। जैसे समांगी है तो उसके समान होते हैं, विषमांगी है तो इसके असमान होंगे। वायु में धूल के कण, लोहे के चूर्ण का मिश्रण और बारूद। सांद्रता, ये पूछा जाता है सांद्रता। विलयन की सांद्रता विलायक के निश्चित द्रव्यमान या निश्चित आयतन में मौजूद विलय की मात्रा के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। ये कुल मिला के डेफिनेशंस हैं जो 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। इनको किस तौर पर देखा जाता है, तो आमतौर पर 1 लीटर में लिया जाता है। तो विलयन की सांद्रता विलायक के निश्चित द्रव्यमान या निश्चित आयतन में मौजूद विलय की मात्रा के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, आमतौर पर 1 लीटर पे, ठीक है। तो विलय का जो परसेंटेज है वो है विलय का द्रव्यमान बटे विलयन की द्रव्यमान इंटू 100। ये इसका फॉर्मूला, आप फॉर्मूला याद कर लें तो आपको ये बन जाएगा, या तो आप ये याद कर लें तो आपको फॉर्मूला बन जाएगा। मोलरता क्या है, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को कैपिटल एम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता है विलय के मोलों की संख्या विलयन का 1 लीटर में आयतन। ये भी फॉर्मूला है, ये आपको याद होगा तो आप इसका वो लिख लेंगे। और एक मोलरता क्या कहलाता है, तो मोलरता कहलाता है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को स्मॉल एम द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो 1 केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। बाकी ये थोड़े थोड़े फॉर्मूले हैं। जैसे फॉर्मूलता है तो इसमें विलय के ग्राम भार की संख्या बटे 1 लीटर विलयन का आयतन। तो आप इसको नॉर्मल लिख भी सकते हैं कि 1 लीटर विलयन के आयतन पर विलय के ग्राम भारों की संख्या को फॉर्मूलता कहते हैं। तो सिंपली है। ऐसे ही नॉर्मलता है तो विलय पदार्थ की ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का 1 लीटर में आयतन। मोल अंश है तो पदार्थ के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल। अब मोल, जो मोल अपन बार बार यूज कर रहे हैं वो मोल पदार्थ के कण, जैसे परमाणु, अणु, आयतन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि हैं। ये है मोलों की संख्या, ठीक है, कि मात्रा प्रदर्शित करने वाली सुविधाजनक इकाई है। मोल क्या है, एक इकाई है जो कि इनकी एग्जैक्ट मतलब जो मात्रा होती है उसको व्यक्त किया जाता है इसके माध्यम से। तो अभी जो मोल है, एक मोल है वो कितना है, तो वो होता है 6.023 10⁻23 कण। कण होंगे, याद रखना। एक मोल जो व्यक्त करेगा वो कण को व्यक्त करेगा, चाहे परमाणु के कण की संख्या हो, अणु के कण की संख्या हो, आयतन में जिनके भी हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, या किसी भी तरह से हो, अल्फा बीटा गामा किसी तरह के हो, उनके उन कणों की संख्या को व्यक्त करने के लिए मोल को होता है। और जब एक मोल बोला जाएगा तो उसमें
0.023 इंटू 10⁻23 कण को मान्य होगा, मतलब इतने कण होंगे तब उसे 1 मोल माना जाएगा। तो इस तरह से था ये पूरा यहाँ तक। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो मेंस पेपर 2 पार्ट बी है, कल्याणकारी योजनाओं वाला सेक्शन है, उसका पूरा लेक्चर, ये पूरा सिलेबस मैंने करा दिया है, तो उसको भी आप देखें और उसको भी शेयर करें और उसको भी करें ताकि मेंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इसके जो नोट्स हैं वो PDF हैं, वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।